हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका हमारे प्री फाउंडेशन डिवीजन चैनल पर जो यूट्यूब पर है करियर पॉइंट 6 to 10 के नाम से। और जैसा कि आपका फेस्टिव सीजन हो चुका है ऑफ और अब हो चुका है आपका एग्जाम सीजन स्टार्ट, तो आपकी उसी प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए हम आपकी एक आरएम सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम वन शॉट में आपके हर एक चैप्टर को क्या कर देंगे, डिस्कस कर देंगे। एक ही शॉट में आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, डिस्कस हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वन शॉट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को आज हम एक वन शॉट में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि हमारे रियल नंबर चैप्टर्स के अंदर हमारा एनसीईआरटी में क्या क्या है, वो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है रियल नंबर्स, इसमें है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एलसीएम एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर एलसीएम एचसीएफ पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स, और फिर आपका इर्रेशनल। तो भाई इर्रेशनल आप पढ़कर आ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि इर्रेशनल क्या होता है, बट यहां पर हम जो देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं इर्रेशनल नंबर का प्रूफ। क्या प्रूफ कीजिए कि ये एक इर्रेशनल नंबर है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए आपके चैप्टर को। तो पहले यहां पर इंट्रोडक्शन है कि भाई हमें इस चैप्टर के अंदर, यहां इस लेक्चर के अंदर हमें वन शॉट में क्या क्या डिस्कस करना है। तो पहले हमें डिस्कस करना है प्राइम फैक्टराइजेशन की, प्राइम फैक्टराइजेशन होते क्या है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम, जो आप छोटी क्लास से भी सीखते आए हो। फिर उसके बाद हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम, और फिर हम डिस्कस करेंगे किसको, इर्रेशनल नंबर को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए पहला है हमारा रियल नंबर्स। तो पहले हम जो है रियल नंबर्स को डिस्कस करने वाले हैं कि भाई रियल नंबर्स होते क्या है, क्योंकि जो चैप्टर हम पढ़ लें पहले उसके बारे में तो जान लें कि भाई रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर, और यहां से भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं कि रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर टेकन टुगेदर फॉर्म द सेट ऑफ रियल नंबर्स। मतलब जब आप रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों को ऐड करके जो आप सेट बनाते हो, वो सेट क्या होता है, आपका रियल नंबर्स होता है। अब इस पर बेस्ड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है भाई एमसीक्यूज में, वो आ जाता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, आइदर रैशनल और इर्रेशनल, और बोथ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। तो याद रखना है कि आपका जो रियल नंबर होता है वो रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर का क्या होता है, कंप्लीट सेट होता है। ये आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स। तो यहां पर पहले हम रियल नंबर्स, जो कि क्या है हमारा, ये हमारा रैशनल, और ये प्लस हमारा इर्रेशनल। अब यहां सर रैशनल, भाई रैशनल को यहां पर वैसे तो आपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया ही है, बट यहां पर और डिस्कस कर लेते हैं। जिन नंबर को आप P अपॉन Q की फॉर्म में क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, जहां पर आपका P एंड Q बोथ आर क्या होते हैं, आर इंटीजर्स। ये क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स होते हैं, और इसमें आपका जो Q होता है वो नॉट इज इक्वल टू क्या होता है भाई, जीरो होता है। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें आप P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और जहां पर आपका P एंड Q क्या है, इंटीजर है, और Q आपका नॉट इज इक्वल टू जीरो है। एग्जाम्पल की बात करें हम भाई, सर 2/3, तो ये आपका P और Q, ठीक है, P अपॉन Q, तो P आपका 2 है, Q आपका 3 है, बोथ आर इंटीजर्स, दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स, और आपका Q इज नॉट इज इक्वल टू जीरो है। तो सर अगर मैं 2 लिखूं तो क्या ये एक रैशनल नंबर होगा, हां होगा। क्यों होगा सर, इसमें Q तो है ही नहीं भाई। जिस नंबर में Q नहीं है नीचे 1 लगा दो ना भाई, क्या दिक्कत है, 2/1 भी तो आपका 2 ही होता है। नाउ अब देखिए P अपॉन Q की फॉर्म में है, दोनों इंटीजर है, और Q इज नॉट इज इक्वल टू जीरो है। सर यहां मैं लिख दूं -2/3, तो सर क्या ये भी एक रैशनल नंबर होगा क्या,
यस होगा। क्यों? P आपका -2 है, Q आपका 3 है। तो भाई मैंने बोला कि P और Q क्या होने चाहिए? आपके इंटीजर्स होने चाहिए। और इंटीजर क्या होता है भाई? आपके नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है या सेट होता है। तो भाई -2 क्या हो गया? आपका एक नेगेटिव नंबर हो गया ना। तो आपका -2/3 भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। इसके बाद सर -4, व्हाट अबाउट -4? तो भाई -4, अब इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो भाई मैं अगर 1 लगा दूंगा तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ना ये 1 बुरा मानेगा, ना ये -4 बुरा मानेगा, क्योंकि -4/1 भी क्या होगा? -4 ही होगा। तो -4 क्या हो गया? आपका एक रैशनल नंबर, और ये आपका क्या है? नेगेटिव इंटीजर है। देन सर व्हाट अबाउट 0? सर अभी आपने कहा कि इंटीजर जो होता है नेगेटिव नंबर से जीरो और पॉजिटिव नंबर का सेट होता है। तो भाई 0, भाई मैंने आपसे बोला 0, तो 0 भी सर एक रैशनल नंबर होगा क्या? बिल्कुल होगा। भाई क्यों होगा? क्योंकि 0 को भी तो मैं ये लिख सकता हूं ना भाई P/Q की फॉर्म में, जहां पर P और Q दोनों इंटीजर है, 0 और 1 आपके दोनों इंटीजर है, और Q इज नॉट इज इक्वल टू क्या है? 0 है। तो 0 भी क्या है? आपका एक रैशनल नंबर है। और यहां भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर्म होता है, ये पूछता है एमसीक्यूज में कि 0 जो है वो आपका एक रैशनल नंबर होगा या नहीं। इसके बाद हम चलते हैं भाई, सर ये तो हो गया P/Q की फॉर्म में। अगर सर हमसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में पूछ लिया जाए तो फिर क्या करेंगे हम भाई? तो पहला रैशनल नंबर में आपको याद रखना है टर्मिनेटिंग नेचर। तो जिन भी डेसिमल का नेचर आपका क्या है? टर्मिनेटिंग है, वो सब क्या है? आपके रैशनल नंबर्स हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या सर? भाई जैसे देखिए एग्जांपल में मैंने आपका ले लिया यहां पर 1/5। अब 1/5 सर हमें पता है 1/5 तो हमारा रैशनल नंबर है। आप तो बात डेसिमल की कर रहे हो ना सर, डेसिमल में बताओ। कोई बात नहीं भाई, 1/5 को हम क्या कर लेते हैं? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा भाई? 0.2 आ जाएगा। अब ये 0.2 के लिए बात कर रहा है भाई, सर इसका टर्मिनेटिंग नेचर है? बिल्कुल हाँ है। डेसिमल के बाद आपका सिर्फ 2 है, 2 के बाद और कोई डिजिट नहीं है, तो आपका ये 0.2 क्या है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो पूछा जाए कि भाई 0.2 आपका एक रैशनल नंबर होगा या नहीं? तो हां होगा सर, ये क्योंकि ये कौन से नेचर का है? टर्मिनेटिंग नेचर का है। लेकिन अगर सर नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए तो फिर क्या बोलेंगे सर? भाई उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं हम। यहां पर आपसे बोले गया नॉन टर्मिनेटिंग। सर आप टर्मिनेट भी बोल रहे हो, नॉन टर्मिनेट भी बोल रहे हो, तो सर दोनों कैसे होंगे भाई? तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट इसके साथ आपकी एक चीज होगी, क्या? एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट होने के साथ साथ वो आपका बार बार क्या होगा? रिपीट भी होगा। वो क्या होगा? आपका एक रैशनल नंबर होगा। सर एग्जाम्पल बता दो भाई। एग्जाम्पल देखो भाई, 1/3 मेरा एक रैशनल नंबर है, मुझे पता है P/Q की फॉर्म में 1 और 2 दोनों मेरे क्या हैं? इंटीजर्स हैं, और Q इज नॉट इज इक्वल टू 0 है। अब मैं इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाल रहा हूं, क्या आ जाएगा? 0.333 एंड सो ऑन। और इसे मैं यहां पर लिख रहा हूं 0.3 पर बार, और ये बार ये शो कर रहा है कि आपका 3 का रिप्रेजेंटेशन बार बार हो रहा है। मतलब बार बार हो रहा है तो मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो दिख ही गया, और बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो याद रखना है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में भी आपका जो टर्मिनेट हो जाता है वो भी आपका एक रैशनल नंबर है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नेचर रखता है, मतलब ना तो टर्मिनेट हो और बार बार क्या हो? रिपीट हो, वो भी क्या होता है? आपका एक रैशनल नंबर होता है। चलिए आ जाते हैं भाई इर्रेशनल नंबर पे। तो इर्रेशनल नंबर के लिए मैं बोल रहा हूं आपसे कि नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो सर नॉन टर्मिनेटिंग, सर यहां भी बोला है आपने नॉन टर्मिनेटिंग, तो भाई मैंने एक चीज और बोला है यहां पर, नॉन टर्मिनेटिंग के बाद ये कौन सा है? आपका रिपीटिंग। बट मैं इर्रेशनल के लिए जब बात करूंगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो आपका नॉन टर्मिनेट भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, मतलब आपका टर्मिनेट तो हो ही रहा है, नॉन टर्मिनेट तो है ही सही, लेकिन कोई डिजिट आपकी वापस क्या हो रही है? रिपीट नहीं हो रही है। वो सब आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। एग्जांपल ले लेंगे आपके। एग्जांपल में आपका
√2, √3, √5, पाई एंड सो ऑन एक्सेट्रा। ये सब आपके क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर्स होंगे। जैसे अगर हम √2 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखें, वो होता है हमारा 1.4142 एंड सो ऑन, तो ये चले जाएगा। तो देखिए डेसिमल के बाद जो है आपका क्या हो रहा है, डिजिट चले जा रहे हैं, कहीं जाके रुक ही नहीं रहे हैं। रुक नहीं रहे हैं तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और आपका कोई डिजिट वापस रिपीट नहीं हो रहा है। आप कहो सर यहां 4 1 के बाद फिर 4 आ गया ना, लेकिन भाई 4 1 के बाद फिर 4 आने के बाद आपका 2 आ रहा है, 1 थोड़ी ना आ रहा है। तो इसका मतलब आपका ये √2 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था अबाउट रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, जो आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़कर आ चुके हो, बट आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, तो इसलिए यहां पर इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी मैंने आपको दिया है। चलिए आगे चलते हैं भाई। अब बात कर रहा है ये प्राइम नंबर्स की, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है? प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले हम प्राइम नंबर तो क्या कर लें? डिस्कस कर लें। तो भाई प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर की पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं, ठीक है। अ नेचुरल नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। अ नेचुरल नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। सर ये तो डेफिनेशन हो गई, हमें तो सर सीधा सिंपल समझाओ, हम तो सिंपल भाषा ही समझते हैं। तो भाई एक ऐसा नेचुरल नंबर या वो सभी नेचुरल नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हो, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ, तो वो सब आपके क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। चलिए भाई बात करते हैं हम यहां पर प्राइम नंबर्स की। A natural number which has exactly 2 factors, 1 and number itself are prime numbers. एग्जाम्पल देखिए भैया आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। तो भाई मैंने आपसे बोला आ नेचुरल नंबर, तो पहला नेचुरल नंबर जो आपका प्राइम नंबर यहां पर मैंने आपको एग्जांपल बताया उसमें से मैं आपका 2 उठा रहा हूं। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं सर? नेचुरल नंबर तो भाई नेचुरल नंबर आपको पहले भी बताया जा चुके हैं, आज और बता देता हूं। क्या आपके वो काउंटिंग नंबर जो घर में आप चीजें काउंटिंग स्टार्ट करते हो, वो कभी 0 से स्टार्ट नहीं करते हो, हमेशा 1 से स्टार्ट करते हो। तो काउंटिंग नंबर जो कहां से स्टार्ट होते हैं? आपके 1 से, वो सब आपके नेचुरल नंबर्स हैं। तो भाई ये 2 है। मैंने बोला प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। तो आपके जब इसके फैक्टर करोगे तो एक तो 2 होगा और एक 1 होगा। तो देखिए मैंने अभी बोला था इसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या तो नंबर इटसेल्फ और 1, या फिर आप यूं भी कह सकते हो कि ये प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से ही डिविजिबल होंगे या 1 से। जैसे देखिए जब आप इस 2 को डिवाइड करोगे तो या तो 2 2 से ही डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। आप 3 से करके देख लेना, इसे 5 से करके देख लेना, इसे 6 के करके देख लेना, डिविजिबल नहीं होगा। कंप्लीट डिविजिबल की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। एज इट इज मैं 3 की बात करता हूं भाई, 3 इंटू 1। तो भाई यहां 3 देखिए, 3 के भी कितने फैक्टर्स है? सिर्फ 2, एक नंबर इटसेल्फ और एक 1। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं भाई 11 की। तो 11 के फैक्टर होते हैं आपके 11 इंटू 1, तो इसके भी सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 11 और 1। अब यहां से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हाट इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। तो आपका बोर्ड में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है
कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं भाई, स्मॉलेस्ट भी होगा, इवन, सिर्फ इवन एक ही प्राइम नंबर होगा और वो क्या होगा, आपका प्राइम नंबर होगा। तो मैं यहां बात कर रहा हूं आपसे कि भाई बताना है आपको कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है। तो आपका स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है, 2 है। कई बार वो आपसे बोल देता है भाई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ, तो 2 है। या बोल देता है कि आपसे बताओ कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो भाई स्मॉलेस्ट भी भाई, इवन सबसे छोटा भी यही है, ये देखा जाए तो सबसे छोटा भी यही है, और इवन भी यही है, और प्राइम नंबर भी यही है। तो यहां पर आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है कि व्हाट इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, क्योंकि इस पर आपका बेस्ड बोर्ड में एग्जाम पूछा गया, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, इवन नहीं लगाया क्योंकि हमारा ऑलरेडी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एक इवन नंबर ही है, तो उसने बोला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो यहां पर हमारा जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा वो कितना होगा भाई, 2 होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारा कंपोजिट नंबर। भाई कंपोजिट नंबर, सर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं भाई? तो कंपोजिट नंबर भाई देखिए सर, जो नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स नहीं है वो सब कंपोजिट नंबर्स हैं। यस बिल्कुल, जो नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स नहीं हैं वो सब आपके कंपोजिट नंबर्स में आ गए। और कौन से नंबर? नेचुरल नंबर। याद रखना है, कोई कहते हैं होल नंबर, तो होल नंबर की बात नहीं करनी है। प्राइम नंबर में आपको सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर की ही बात करनी है, यह ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो वो सभी नेचुरल नंबर जो प्राइम नहीं है वो सब आपके क्या है, कंपोजिट नंबर हो गए। या मैं यूं कह सकता हूं कि भाई जिन नंबर्स के फैक्टर्स आपके क्या होते हैं, मोर देन 2 होते हैं, और जिन नंबर्स के फैक्टर्स आपके क्या होते हैं, मोर देन 2 होते हैं, वो सब आपके क्या होते हैं भाई, कंपोजिट नंबर होते हैं। चलिए तो यहां पर लिख देता हूं मैं, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, all natural numbers other than 1 which are not prime, which are not prime, which are not prime are composite numbers। अब भाई यहां पर अदर देन 1 की बात क्यों गई, अदर देन 1 की बात क्यों की गई? तो भाई यहां पर भी आपका 1 से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है जो भी आपको बताएंगे। पहले कंपोजिट नंबर को देख लेते हैं भाई। एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपका 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। 4 की बात करता हूं मैं भाई, 4 की बात करता हूं, तो 4 आपका यहां प्राइम नंबर में कहीं आया था क्या? नहीं आया। तो पहली डेफिनेशन तो ये कि जो नेचुरल नंबर आपके प्राइम नंबर नहीं है वो सब आपके कंपोजिट नंबर हैं। दूसरी थी, मैंने आपको बोला था कि जिन नंबर्स के फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं वो सब आपके क्या है, कंपोजिट नंबर है। जैसे 4 की बात करता हूं मैं, तो 4 के फैक्टर होंगे भाई 2 इंटू 2 इंटू 1। एज इट इज मैं 6 की बात करता हूं तो भाई 2 इंटू 3 इंटू 1। एज इट इज भाई मैं ऐड की बात कर लेता हूं तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। और इसे हम ये भी लिख सकते हैं भाई 4 इंटू 2 इंटू 1। तो देखिए यहां पर हर एक नंबर जो कंपोजिट नंबर है उसके फैक्टर्स क्या हैं, मोर देन 2 हैं। अब यहां डेफिनेशन में मैंने बोला आपको अदर देन 1, भाई क्योंकि हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो भाई 1 की बात तो करनी पड़ेगी ना। लेकिन मैंने देखिए आपका 1 को ना तो प्राइम नंबर में इंक्लूड किया है और ना ही कंपोजिट नंबर में इंक्लूड किया है, और कंपोजिट नंबर में तो साफ साफ बोला है अदर देन 1। तो यहां से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है भाई, क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज 1, वो व्हाट इज 1, कंपोजिट नंबर और अ प्राइम नंबर और बोथ और नाइदर। ठीक है, तो आपको बताना है कि 1 क्या होता है आपका, एक प्राइम नंबर होता है, एक कंपोजिट नंबर होता है, या दोनों होता है, या नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो यहां से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल कर आता है भाई कि 1 इज नाइदर प्राइम, 1 इज नाइदर प्राइम
नॉर कंपोजिट नंबर, नॉर कंपोजिट नंबर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि वन जो होता है ना तो ये आपका प्राइम नंबर होता है, क्योंकि जो आपने प्राइम नंबर यहां डिस्कस की है, देखिए ना इसकी स्टार्टिंग वन से हो रही है और ना ही इसकी स्टार्टिंग वन से हो रही है, तो वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। तो भाई देखिए इसकी बदकिस्मती देखिए, ना तो ये आपका प्राइम है नॉर ना ही आपका कंपोजिट नंबर है, लेकिन सबके फैक्टर्स में वन जरूर आ रहा है। तो याद रखना है कि आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वन ना तो आपका प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। उसके बाद आपका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो याद रखना है कि आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, मैंने आपका देखिए 4 से स्टार्ट किया है, तो यही क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यही आपका क्या होगा भाई, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, यहां आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, एक प्रीवियस बताया था, एक दो मैंने आपके यहां पर आपको डिस्कस कर दिए। चलिए आगे, अब हम पढ़ रहे हैं भाई प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं हम यहां पर। ठीक है भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं तो इसको एग्जांपल से, ठीक है, तो फाइंड factors of 162 by prime factorization मतलब हमें क्या है, फैक्टर्स फाइंड करने हैं 162 के, और किससे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों ने किया भी है छोटी क्लासेस में। देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब यह है कि आपको 162 के भाई साहब सीधे सीधे फैक्टर्स करने हैं, लेकिन किस फॉर्म में, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। ठीक है, मतलब एक तरीके से 162 आपका क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, और इस कंपोजिट नंबर के फैक्टर कर दो, टुकड़े कर दो, लेकिन किसके फॉर्म में भाई, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। तो वही हमारा क्या है, एक कंपोजिट नंबर का प्राइम नंबर में क्या करना, टुकड़े करना, वही हमारा क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो भाई देखिए यहां पर ये 162 बचपन में सिखाया जाता था, तो वैसे में सिखा रहा हूं भाई। लास्ट में आपका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मतलब ये किससे डिविजिबल है, 2 से, क्योंकि अगर हम डिविजिबिलिटी रूल्स को देखें तो जिनका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो सब आपके क्या होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं। तो भाई यहां पर 2 से डिविजिबिलिटी करते हैं, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब 81 पर आ जाइए भाई साहब, 162 के फैक्टर्स कर दिए, अब 81 पे आ, जब 81 के फैक्टर करने हैं, लास्ट में आपका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, तो मतलब ये 2 से तो डिविजिबल किसी हालत में नहीं है। और मैंने आपका कहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 के बाद क्या आता है आपका, 3। तो पहले किससे चेक करके देखेंगे, 3 से, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 1 है, और हमें पता है भाई 3 7 जा कितना होता है, 21 होता है। अगर ये 3 के बाद 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 5 है, हम उससे चेक करके देखेंगे भाई 5 के टेबल में किसी से भी मल्टीप्लाई करने पर 5, मतलब 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसके में यूनिट डिजिट आपका कितना हो चाहिए, 0 और 5। अगर 0 और 5 नहीं है तो मतलब वो नंबर तो आपका 5 से डिविजिबल ही नहीं है, तो ना यहां 0 है ना 5 है। फिर इसके बाद हम किससे चेक करेंगे, 7 से। 7 से डिविजिबल नहीं होगा तो 9 से करेंगे, क्यों, क्योंकि 9 9 से 81 होता है। और 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा तो फिर किससे चेक करेंगे भाई, हम 11 से चेक करेंगे, क्योंकि 11 1 जा क्या होता है, 11, उनके यूनिट डिजिट देखने होते हैं। तो पहले हम यहां पर 3 से करके देखते हैं, तो यह आ जाएगा भाई हमारा 3 2 जा 6, 2 कैरी किया, 3 7 जा 21। फिर इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 7, और 3 9 जा क्या होता है, 27 ही होता है। तो फिर 3 से डिविजिबल होगा, 3 9 जा 27, और ये होता है हमारा 3 3 जा 9, और ये 3 1 जा 3। तो हमारे 162 के जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं हमारे भाई 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और हम इसे यहां लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का एक्सपोनेंट 4। सर एक्सपोनेंट, तो याद रखना है, अगर मान लीजिए आपका
ऐसे लिखा है x और ये n, तो यहां पर ये जो x होता है ना, ये x जो होता है दैट इज योर बेस, ये आपका बेस होता है, ये आपका एक्सपोनेंट होता है, और ये जो पूरी टर्म होती है ना x, एंड ये आपकी क्या होती है, पावर होती है। तो याद रखना है। तो यहां पर देखिए 2 का एक्सपोनेंट कितना है आपका 1, और मल्टीप्लाई इनटू, और 3 का एक्सपोनेंट कितना है आपका 4 है। तो ये हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। और यहां पर हमने 162 के क्या किए हैं, फैक्टर्स किए हैं बाय प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन से, जिसमें देखिए 2 और 3 आपके क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। चलिए आगे, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो याद रखना है, ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती है, ये आपके बिल्कुल बिल्कुल मतलब अप्रॉक्स प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। चाहो तो आप डेफिनेशन पढ़ लो, आपके डेफिनेशन में इसने लिखा है भाई एवरी कंपोजिट नंबर। एग्जांपल देखिए 162 ले लिया मैंने, अगेन आपका एग्जांपल भाई 162, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी डीकंपोज्ड, और डीकंपोज्ड को क्या लिख सकता हूं मैं, फैक्टराइज, फैक्टराइज। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी डीकंपोज्ड का ही मतलब फैक्टराइज है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अभी किया हमने, जब 162 के फैक्टर्स किए थे तो क्या आया था, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और हमने इसे क्या लिखा था भाई, 2 इंटू 3 का एक्सपोनेंट 4। तो भाई देखिए ना, एवरी कंपोजिट नंबर 162 इज योर कंपोजिट नंबर, कैन बी फैक्टराइज, फैक्टराइज किया है, डिकंपोज मींस फैक्टराइज, एज अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट देखिए भाई मल्टीप्लाई आ रहा है तो प्रोडक्ट हो रहा है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, 2 एंड 3 आर आवर प्राइम नंबर्स। तो यही आपकी क्या बोलती है, फंडामेंटल थ्योरम बोलती है, जो लगभग और लगभग आपका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। चलिए अब हम बात करते हैं भाई यहां पर आपसे HCF की। भाई HCF क्या होता है, तो पहले हम यहां पर HCF की फुल फॉर्म देखने वाले हैं भाई कि HCF हमारा होता क्या है, ये HCF भाई साहब होते क्या है। तो यहां पर देखिए भाई HCF की फुल फॉर्म होती है हमारे के हाईएस्ट कॉमन, और ये आपका क्या होता है, फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सर इसका मतलब क्या है वो भी बता दीजिए। तो भाई मतलब बताता हूं, आपके पास कोई दो नंबर है, एक 6 है और 9 है। अब आपको क्या करना है, इनका HCF फाइंड करना है। तो भाई देखिए मैं पीछे से चलता हूं, पहले क्या लिखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले मैं क्या करता हूं, 6 और 9 के फैक्टर्स कर लेता हूं भाई। तो 6 के फैक्टर होंगे आपके 2 इंटू 3 इंटू 1, फिर उसके बाद 9 के फैक्टर्स होंगे आपके भाई 3 इंटू 3 इंटू 1। तो ये मैंने फैक्टर कर लिए। उसके बाद यहां पर देखिए कॉमन, कॉमन देखिए भाई, कॉमन यहां पर क्या आ रहा है, ओनली 3 आ रहा है। और फिर उसके बाद हाईएस्ट, तो हाईएस्ट आपका 3 तो कॉमन आ रहा है भाई, ऊपर भी एक ही 3 था, नीचे 2 3 थे, लेकिन आपका हाईएस्ट जो कॉमन है, हाईएस्ट एक ही 3 कॉमन निकल रहा है, इसके अलावा आपका और कोई नहीं आ रहा है। तो ये क्या होता है आपका HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब दोनों में कॉमन आना चाहिए, और उसकी कौन सी लेनी है, एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट कॉमन आनी चाहिए। तो देखिए यहां पर 3 की पावर 1 थी और यहां पर क्या थी, 3 की पावर 2 थी। तो भाई 3 की पावर 1 ही दोनों में से कॉमन आ सकती थी। तो इसलिए आपका जो HCF होगा, HCF होगा किसका, HCF ऑफ 6 और 9 का, वो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कितना, 3। तो ये क्या होता है आपका, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, पहले फैक्टराइज करना है, फिर हाईएस्ट कॉमन देखना है, वही आपका क्या है, HCF होगा। अगर मान लीजिए यहां पर आपका एक और 3 होता, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता भाई HCF कैलकुलेट कीजिए, तो अभी मैंने बोला फैक्टर्स देखने हैं, कॉमन देखना है। कॉमन भाई यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। उसके बाद मैं आपसे बोलता भाई हाईएस्ट कॉमन, तो ऊपर से भी 2 कॉमन और नीचे से भी 2 कॉमन। मतलब यहां पर देखिए, और मैं इसको ये भी लिख सकता 2 इंटू 3 का एक्सपोनेंट 2, और नीचे क्या लिख सकता था भाई 3 का एक्सपोनेंट 2। तो कॉमन दोनों में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। और हाईएस्ट मतलब देखिए 2 का 3 का एक्सपोनेंट 2, 3 का एक्सपोनेंट 2, तो यही दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन। तो यहां पर फिर आपका HCF क्या आता, 3 ना होके क्या आता, 9, जब आपके पास ये एक्स्ट्रा फैक्टर्स होते। ठीक है, अभी नहीं है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि आपका HCF होता क्या है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं भाई हम एलसीएम को, कि एलसीएम क्या होता है हमारा।
तो पहले हम एलसीएम की फुल फॉर्म देखेंगे भाई। एलसीएम की फुल फॉर्म से ही हम समझेंगे यहां पर कि एलसीएम जो होता है हमारा ये होता है भाई लीस्ट ये हमारा होता है भाई लीस्ट कॉमन, कॉमन दोनों में है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल से तो भाई सेम एग्जांपल आप वापस ले लीजिए यहां पर 6 और 9, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला भाई पीछे से स्टार्ट करता हूं, पहले मल्टीपल, तो मैं 6 और 9 के मल्टीपल लिख लेता हूं। तो 6, 12, 18, 24, 30 और आगे एज इट इज 9 के मल्टीपल लिख रहा हूं, 9, 18, 27, 36 एंड सो ऑन। तो भाई ये तो हो गई मल्टीपल की बात। उसके बाद लीस्ट कॉमन देखना। लीस्ट कॉमन का मतलब यह है कि जो सबसे पहला इनके अंदर कॉमन हो मल्टीपल। तो देखिए मैं यहां से चलना चालू करता हूं, पहले बड़े से स्टार्ट कर देते हैं भाई। देखिए 9 के बाद क्या है 18, 18 और यहां 18, तो आपका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है दोनों में वो क्या है आपका 18 है। तो यही क्या होता है आपका एलसीएम, कि अगर मैं एलसीएम की बात करूं कि भाई एलसीएम ऑफ 6 और 9 क्या होगा, 6 और 9 तो क्या होगा भाई वो आपका 18 होगा। तो ये बात हो गई आपके एलसीएम की। तो ये आपका फुल फॉर्म होता है भाई, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले मैंने 6 के मल्टीपल लिख दिए, फिर 9 के मल्टीपल लिख दिए, और फिर यहां पर मैंने देखा लीस्ट जो सबसे पहला इनके अंदर कॉमन आ रहा है। तो भाई सबसे पहला कॉमन इन दोनों में क्या आ रहा है 18। तो एलसीएम जो होगा 6 और 9 का वो क्या होगा 18 होगा। अब सर हम जब क्वेश्चन करेंगे अगर हमारा 106 आ जाए तो क्या हम 106 के मल्टीपल लिखने बैठेंगे क्या वहां पर, या 98 का 106 और 98 का बोल दिया तो हम इन दोनों के मल्टीपल लिखने बैठेंगे क्या? नहीं भाई, मैं यहां पर सिर्फ आपको एलसीएम का एक बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं कि एलसीएम होता क्या है। मैं आपको सिर्फ यहां पर इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एलसीएम होता क्या है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं वहां आपको बताऊंगा कि आपको एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करना है और एलसीएम कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए अब देखिए ये बोल रहा है कि एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यहां पर आपको क्या करना है भाई, एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है, कैलकुलेट करना है। किससे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, तो यहां पर मैं आपका एग्जांपल ले लेता हूं एक। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 9 and 16 9 and 16 की जगह 15 ही ले लेते हैं। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 9 and 15 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है भाई, आपको फाइंड करने हैं एचसीएफ और एलसीएम किस किस के, 9 के और 15 के, किससे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो भाई इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले मैंने आपका यहां पर ले लिया भाई 9 और फिर मैंने आपका यहां पर ले लिया 15। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, इनके फैक्टर्स करूंगा। उसने बोला है भाई प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करने पड़ेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो देखिए यहां पर मैं इसे जब करूंगा तो क्या आ जाएगा 3 into 1, और जब मैं यहां लिखूंगा तो यह आ जाएगा 3 into 5 into 1। तो ये क्या हो गए, इनके प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 into 1, 3 into 5 into 1। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, और इसे हम ये भी लिख सकते हैं भाई 3 का एक्सपोनेंट 2 into 1, और नीचे क्या लिख सकते हैं 3 into 5। ये तो सेम एज इट इज, क्योंकि यहां पर सबका एक्सपोनेंट कितना है आपका 1, तो इसे एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर कैलकुलेट करना है। क्या? पहले हम कैलकुलेट करेंगे भाई एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे किस किस का, 9 का और 15 का। अब देखिए एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करना है भाई। सबसे पहले एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या था भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले देखिए आपका कि कौन सा डिजिट है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहां पर देखिए दोनों में सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है आपका, 3 कॉमन आ रहा है। और देखिए
यहां पर इसको यहां पर और लिख लेते हैं, यहां पर 3 का एक्सपोनेंट 1 इंटू 5 का एक्सपोनेंट कितना है 1। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, मैंने अभी बोला कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहां हमने फैक्टराइज कर लिया। अब आप देखिए सबसे पहले कॉमन कौन सा फैक्टर है, तो भाई दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ आपका 3 है। और देखिए फिर जब HCF कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले आप कॉमन देखिए, सबसे पहला काम ही आपको कॉमन देखने का करना है। तो कॉमन देखा, तो कॉमन क्या है आपका 3। उसके बाद आप देखिए कि 3 का लीस्ट एक्सपोनेंट कौन सा है। एक्सपोनेंट देखिए यहां पर 3 का एक्सपोनेंट कितना है 1 और यहां पर 3 का एक्सपोनेंट कितना है 2। तो आपको क्या लेना है भाई, लीस्ट एक्सपोनेंट लेना है। तो मतलब लीस्ट एक्सपोनेंट मतलब सबसे छोटा, तो यहां पर 3 का एक्सपोनेंट कितना 1 छोटा है, तो यही क्या होगा आपका HCF होगा। ये बात हो गई HCF की। अब अगर मान लो इसके फैक्टर्स में यहां भी 5 की पावर 2 होता, यहां पर 5 का एक्सपोनेंट क्या होता 2 होता, तो अब मैं आपसे कहता भाई कि अब HCF कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले आप कॉमन डिजिट देखते भाई, यहां पर सर दोनों कॉमन डिजिट 3 थे, तो 3 में क्या देखना था लीस्ट एक्सपोनेंट। यहां पर 3 का लीस्ट एक्सपोनेंट क्या था ये 3 1, तो यहां पर मैंने 3 लिख दिया। एज इट इज अब मैं देखता 5, तो 5 का भी क्या देखना था भाई, 5 पहले कॉमन आना चाहिए था, हाँ कॉमन आ रहा है सर। फिर क्या देखता है इसका लीस्ट एक्सपोनेंट, तो लीस्ट एक्सपोनेंट क्या है 5 का एक्सपोनेंट 1, तो यहां पर क्या मल्टीप्लाई कर देता 5। तो अब इसका फिर फैक्टराइजेशन क्या हो जाता, इसका जो HCF हो जाता वो क्या हो जाता 5 3 जा 15 हो जाता। ये आपका क्या होता है HCF होता है भाई, ये फैक्टर्स 5 और ये आपका 1, ठीक है। और यहां पर आपका जो HCF आया वो कितना आया है 3। अब हम बात करते हैं किसकी, एलसीएम की। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, एलसीएम की। भाई हमें कैलकुलेट करना है एलसीएम किस किस का, 9 का और 15 का। तो भाई सीधी सी बात है, पहले तो आप देख लो जो आपने यहां पर देखो सेम कॉमन है, कॉमन वाला तो देखना ही है, पहले कॉमन देख लेते हैं अपन, कॉमन वाले की बात कर लेते हैं। यस कॉमन क्या है भाई, यहां पर 3 कॉमन है, और फिर 3 का क्या देखना है आपको, हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखना है। मतलब 3 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है 3 की पावर 2, तो एलसीएम के लिए लिख लो भाई 3 की पावर 2। ये 3 की पावर 2। उसके बाद ये बात हो गई कॉमन की। अब आपका 5 आपका कहां आ रहा है, नीचे वाली डिजिट में आ रहा है, ऊपर वाली डिजिट में नहीं आ रहा, ले लो किसमें, एलसीएम में। अब मान लेते हैं यहां पर आपका फैक्टर में 7 भी होता, 7 सिर्फ आपका कहां आ रहा है, ऊपर वाले फैक्टर में आ रहा है, नीचे वाले में नहीं आ रहा, तो एलसीएम के केस में ले लो, कॉमन की जरूरत नहीं है, ले लो। कॉमन के बाद भी जो बच रहे हैं सिर्फ एक ही डिजिट में बच रहा है, दूसरी में नहीं आ रहा, ले लो। ये सब कहां आ जाएंगे आपके एलसीएम में, क्योंकि भाई इनको छोड़ेंगे थोड़ी ना, ये भी तो फैक्टर्स ही है ना, कोई ना कोई काम तो है इसका, तो इनको छोड़ेंगे थोड़ी ना, इनको भी तो लेना पड़ेगा। HCF वाले ने तो कह दिया भाई इनको मैं नहीं लूं, तो एलसीएम ने कहा भाई मेरा बहुत बड़ा दिल है, मेरे पास ही आ जाओ सब, तो ये सब कहां आ जाते हैं आपके एलसीएम में आ जाते हैं। तो पहले आप कॉमन देख लो, एलसीएम निकालने के लिए कॉमन देख लो, फिर कॉमन के बाद देखो आप भाई किसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, तो मैंने कॉमन देखा 3 था, हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखा 3 की एक्सपोनेंट कितना है 2, तो 3 का एक्सपोनेंट 2 मैंने आपका एज इट इज ले लिया। फिर उसके बाद देखा मैंने 5 आपका सिर्फ नीचे वाले डिजिट में फैक्टर था, ऊपर में नहीं था, तो ले लिया मैंने। और 7 मैंने सिर्फ आपका एज्यूम किया है नहीं, इसको हटा दो, ठीक है, इसको कंसीडर मत कर लेना। तो आपका 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो ये क्या होगा आपका एलसीएम। तो याद रखना है अगर आपको किसी भी डिजिट का HCF कैलकुलेट करना हो तो बस आप सबसे पहले वो डिजिट देखिए कि जिन भी डिजिट का आपको HCF कैलकुलेट करना है उनमें वो डिजिट कॉमन आ रही है नहीं आ रही, फिर उसके बाद आप उसका लीस्ट एक्सपोनेंट देखिए, ठीक है, वो आपका HCF होता है। उसके बाद अगर एलसीएम कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले जितनी भी डिजिट का आपको एलसीएम कैलकुलेट करना हो उनमें कॉमन डिजिट ले लीजिए पहले तो आप, और फिर उसका क्या देखिए भाई हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखिए। फिर उसके बाद जो डिजिट आपकी कॉमन नहीं है, चाहे वो एक फैक्टर में आ रही हो, चाहे 2 फैक्टर में आ रही हो, चाहे तीनों में आ रही हो, चाहे सिर्फ एक में आ रही हो, तो आप उन्हें भी क्या कर दोगे, एलसीएम के केस में साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे। तो HCF ऑफ 9 और 15 तो क्या होगा आपका 3, और एलसीएम ऑफ 9 और 15 क्या हो गया आपका 3 का एक्सपोनेंट 2 इंटू 5, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। चलिए आगे चलते हैं। आपका एग्जाम्पल है कि फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 162। भाई ये 162
नहीं, इसमें बोला है आपसे कि 162 के आपको क्या करना है, सम करना है किसका भाई, एक्सपोनेंट का, और वो भी किसके, प्राइम फैक्टर्स के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, यहां पर 162 लिख लेते हैं भाई, 162, और इसके हम क्या करेंगे भाई, फैक्टर्स करेंगे जो हम प्रीवियसली करके आ चुके हैं। क्या थे हमारे फैक्टर्स भाई, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। लेकिन यहां पर इसने हमसे बोला है भाई फाइंड कीजिए सम ऑफ एक्सपोनेंट का, तो भाई इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो मैं इसे लिखूंगा भाई यहां पर, और 2 का एक्सपोनेंट 1 इंटू 3 का एक्सपोनेंट 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, सम ऑफ एक्सपोनेंट निकालना है। क्या निकालना है भाई, हमें सम ऑफ एक्सपोनेंट निकालना है। तो भाई सम ऑफ एक्सपोनेंट निकाल लीजिए। तो भाई 2 का एक्सपोनेंट कितना है आपका, 2 का एक्सपोनेंट 1 है, और 3 का एक्सपोनेंट कितना है आपका, 4 है। तो ये क्या हो जाएंगे, 4 + 1 5। तो आपका आंसर क्या होगा, 5। तो आप पढ़कर आए थे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। लेकिन यहां पर इसने आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि कैलकुलेट कीजिए सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 162। तो भाई क्वेश्चन इजी ही है, क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा उसने घुमा के बोल दिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो आपके फैक्टर्स आए उनमें जो उनका एक्सपोनेंट है उसका क्या कीजिए, सम कीजिए। तो यहां पर हमने जब 162 के फैक्टराइज किया तो हमारा 2 का एक्सपोनेंट 1 इंटू 3 का एक्सपोनेंट 4 आया। तो हमें क्या करना था, सम ऑफ एक्सपोनेंट करना था। तो 1 + 4 किया और हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, चेक वेदर 6 का एक्सपोनेंट 1 कैन एंड विद डिजिट 0। मतलब ये यूं कह रहा है कि आपको चेक करना है कि 6 का एक्सपोनेंट जो n है ना, उसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या उसका यूनिट डिजिट सॉल्व करने पर जो भी मेरा नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा क्या, या वो एंड होगा विद 0 डिजिट। और n क्या होंगे, आपके सब नेचुरल नंबर्स होंगे, मतलब सारे आपके कौन से नंबर्स होंगे, काउंटिंग नंबर्स होंगे। तो हमें ये क्या करना है, चेक करना है। तो भाई इसका सॉल्यूशन देखिए, तो इसके सॉल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, देखिए जिस भी डिजिट के फैक्टर्स में आपका क्या आ रहा होगा, 2 इंटू 5। जिस भी डिजिट के फैक्टर्स में आपका क्या आ रहा होगा, 2 इंटू 5, वो जितने भी, जैसे आपका कोई भी डिजिट है उसके फैक्टर्स में अगर आपका क्या आ रहा है, 2 इंटू 5 आ रहा है, तो वो डिजिट डेफिनेटली आपका एंड विद क्या होगा, 0 होगा। मतलब जब आप उसे, मतलब जो यहां पर लिखा 6 का एक्सपोनेंट n की वैल्यूज रख के जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको चेक करना था कि ये जो एंड होगा विद 0 डिजिट होगा। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर हमारा 2 और 5 आ रहा है क्या फैक्टर में। अगर 2 और 5 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि आपका 6 का एक्सपोनेंट n क्या होगा, एंड विद 0 होगा। और जिसमें फैक्टर 2 और 5 नहीं आ रहे हैं, आप कितने भी उनकी एक्सपोनेंट को सॉल्व कर लीजिए, कभी आपका वो एंड विद 0 होंगे ही नहीं। चलिए भाई, यहां पर है हमारा 6 का एक्सपोनेंट 1। अब 6 का एक्सपोनेंट 1 है, तो भाई यहां पर देखिए 6 का एक्सपोनेंट 1 है, तो पहले हम, इसने बोला कि n इज इक्वल टू क्या करना है आपको, नेचुरल नंबर है। n आपके क्या है, नेचुरल नंबर है। अब देखिए यहां पर मैं इसके फैक्टर्स कर रहा हूं भाई, 2 इंटू 3 का एक्सपोनेंट 1। तो देखिए यहां पर आपका फैक्टर्स क्या हो रहा है भाई, 2 इंटू 3 का एक्सपोनेंट 1। ये मैंने आपका जो सॉल्व किया है, ये 6 का एक्सपोनेंट एंड सॉल्व किया। तो भाई इसके फैक्टर्स में 2 और 5 की जगह क्या आ रहे हैं, 2 और 3। तो आप इसकी कितनी पावर कैलकुलेट कर लो। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, मैंने n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर है, हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं भाई, हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, हमें पता है, ठीक है। तो पहले मैं n बराबर 1 रख रहा हूं, तो 6 का एक्सपोनेंट 1, जब इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा मेरा 6। तो यूनिट डिजिट कितना आया, 6। सर 2 के लिए चेक करके बता दीजिए, ये ले भाई, तो ये कितना आ जाएगा, 36। अगेन मेरा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6। फिर मैं इसे किसके लिए चेक करूंगा, 6 का एक्सपोनेंट 3, तो क्या आ जाएगा भाई मेरा, ये आ जाएगा मेरा 216। फिर इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 6। तो यहां पर देखिए, अब आप जब इसका क्या करोगे बेटा, 6 का एक्सपोनेंट 1000 सॉल्व करोगे ना, तो उसका यूनिट डिजिट भी
उसका यूनिट डिजिट भी 60 आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। तो याद रखना है आपका कि जिस भी डिजिट के फैक्टर्स में आपका 2 और 5 फैक्टर्स आ रहा है तो वो आपके ऑलवेज भी क्या होंगे, एंड विद 0 डिजिट होंगे। और यहां पर जरूरी नहीं है, जैसे देखिए 2 का एक्सपोनेंट आपका m है और ये n है। क्यों? देखिए अगर मैं मान लो 2 का एक्सपोनेंट 2 और 5 का एक्सपोनेंट 1 रखता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, तब भी आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। अब यहां पर मैं 2 का एक्सपोनेंट 1 ले लेता हूं और 5 का जो एक्सपोनेंट है वो कितना ले लेता हूं मैं, 2, तो 5 5 जा 25, 25 2 जा कितना आ जाएगा, 50, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0। तो इसलिए आपके जिस भी डिजिट के फैक्टर्स में 2 और 5 का फैक्टर आ रहा है वो सब आपके एंड होंगे किससे, विद 0 डिजिट, लेकिन ये आपका एंड नहीं होगा विद 0 डिजिट। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है आपका कि द HCF, नेक्स्ट एग्जांपल है द HCF एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 12 एंड 240 रेस्पेक्टिवली। मतलब कोई भी आपके 2 नंबर्स हैं उनका इसने आपको दिया हुआ है HCF जो आपका 12 है और एलसीएम गिवन है आपका 240, और उन 2 नंबरों में से एक नंबर आपका बोल रहा है 48 है और आप मुझे फाइंड करके बताओ कि दूसरा नंबर क्या होगा। तो भाई इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहले मैं बात कर लेता हूं आपकी कंसेप्ट पर। देखिए अब आपका वो कंसेप्ट क्या है, तो कंसेप्ट देख लेते हैं भाई कि आपके HCF कोई भी 2 नंबर हैं, उन 2 नंबर के HCF और एलसीएम का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे उन दोनों नंबर का आप HCF निकालोगे, फिर एलसीएम निकालोगे और उनको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो आपका किसके बराबर आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब जिन नंबर्स का आप HCF और एलसीएम निकाल लोगे फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनके HCF और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों डिजिट्स के प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। यकीन ना आए तो हर एक क्वेश्चंस के एलसीएम HCF निकालो, उन्हें मल्टीप्लाई करो, फिर उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका यूज हम कहां करेंगे, इस क्वेश्चंस में, और इस पर बेस्ड भी आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, चाहे वो डायरेक्ट बोल दे या इनडायरेक्टली बोल दे, लेकिन आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। चलिए देखिए मैं बताता हूं आपको, इसने बोला है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपके 2 कोई नंबर हैं जिसमें से एक तो आपका 48 है और दूसरा हमें कैलकुलेट करना है। तो हम दूसरे नंबर को क्या मान लेंगे, लेट द अदर नंबर बी एक्स। वो अदर नंबर क्या मान लिया, एक्स। अब हमारे पास 2 नंबर हो गए, एक्स और 48। इनका HCF बोल रहा है कि इनका HCF जो है ना एक्स और 48 का, वो आपका बोल रहा है कितना होगा, 12, और बोल रहा है कि एलसीएम है ना इन्हीं 2 नंबर का, किसका, एक्स का और 48 का, ये आपका है 240। तो आप मुझे इस एक्स जो अदर नंबर है वो कैलकुलेट करके बताओ। तो भाई इसी कंसेप्ट का मैं यूज करने वाला हूं। HCF कितना है मेरा, 12, एलसीएम कितना है, 240, और प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर मतलब x इंटू 48। तो x कैलकुलेट करना है तो 48 कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 48। तो 12 4 जा 48 और 4 6 जा 24। तो आपका जो दूसरा नंबर आया वो क्या आया, x इज इक्वल टू 60। तो आपका जो अदर नंबर है वो क्या होगा, 60। तो मतलब 60 और 48 का HCF तो क्या होगा, 12 होगा। यस देखिए 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, और इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 240। तो आप इन दोनों का मतलब 12 और 240 का मल्टीप्लाई कीजिए और 48 और 60 का, इन दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या आएगा, बराबर आएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस कंसेप्ट पर बेस, और इस कंसेप्ट पर बेस आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो डायरेक्ट मिले या तो इस तरीके से डायरेक्ट मिल जाए या इनडायरेक्टली मिल जाए, लेकिन आपको मिलेगा जरूर इस क्वेश्चन पे। तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और वो 2 नंबर्स कौन होंगे जिनका HCF और एलसीएम आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद ये आपसे बोल रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए why 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13
एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो हमसे बोल रहा है भाई एक्सप्लेन कीजिए कि ये आपके कंपोजिट नंबर क्यों हैं। तो भाई कंपोजिट नंबर को हम पढ़कर आए थे। कंपोजिट नंबर के लिए मैंने आपसे बोला था भाई वो सब नंबर जिनके फैक्टर्स आपके क्या होते हैं, मोर देन 2 होते हैं। वो सब नंबर, कंपोजिट नंबर वो सब नंबर होते हैं जिनके आपके फैक्टर्स क्या होते हैं, मोर देन 2 होते हैं। वो सब आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे मेरा पहला नंबर है भाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस ऑफ 13। तो भाई प्लस ऑफ 13 से घबराना नहीं है, ये नंबर आपके फैक्टर्स, और ये प्लस ऑफ 13 भी उसका एक फैक्टर की तरह ही है। जब आप इसे सॉल्व करके उसमें 13 ऐड करोगे तो आपके पास वो कंपोजिट नंबर आ जाएगा। तो भाई फैक्टर देखिए आप इसके 7 इंटू 11 इंटू 13, तो मतलब इसके फैक्टर्स क्या है, मोर देन क्या है, 2 है। एज इट इज आप उस पर आ जाइए भाई 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 प्लस ऑफ 5। तो भाई यहां तो मोर देन और भी ज्यादा है। तो यहां पर देखिए फैक्टर्स क्या है इन दोनों नंबर्स के, मोर देन क्या है, 2 है। दैट्स वाई ये दोनों नंबर्स क्या हैं, आपके कंपोजिट नंबर हैं। इनके फैक्टर्स क्या हैं, मोर देन 2 है, तो ये कंपोजिट नंबर है। अगर भाई आपको नंबर कैलकुलेट करने को बोल दिया जाए तो भाई देखिए फर्स्ट वाले में से आपका कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। ये देखिए आपके 2 टर्म है प्लस से जुड़ी हुई है। पहली टर्म आपकी ये है, सेकंड टर्म ये है। दोनों टर्म में से आपका 13 कॉमन आ रहा है, तो इधर तो बचेगा आपके पास 7 इंटू 11 और यहां कितना बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका 13 और ये क्या हो जाएगा 77 प्लस ऑफ 1 और फिर उसके बाद 13 इंटू 78। जब आप 13 को 78 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा। सेकेंड वाला नंबर भी कैलकुलेट करना है, तो देखिए दोनों में से कौन सा डिजिट कॉमन आ रहा है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है। आपका क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है। तो यहां बचेगा आपके पास 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 और यहां पर आपका कितना बचेगा भाई, 5 ले लिया था, 5 था, तो क्या बचेगा आपके पास यहां पर 1 बचेगा। तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 5, उसके बाद आप इसे पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा भैया आपका 7 6 जा 42। ठीक है, 42 और 12, 42 12 4 जा 12 2 जा 24 का कितना आ जाएगा 4, 12 2 जा 24 का 2 4 और 2 कैरी किया, 12 4 जा 48 और 2 50 और प्लस ऑफ 1। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 505। तो आप जब 505 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेकंड नंबर आ जाएगा और वही 2 कंपोजिट नंबर है जिनके फैक्टर्स आपके क्या है यहां पर गिवन है। और हमसे पूछा है कि भाई ये कंपोजिट नंबर क्यों होंगे, तो यहां पर हमने साफ सीधा बोल दिया भाई साहब इनके फैक्टर्स क्या है, मोर देन 2 है, तो ये दोनों क्या है आपके कंपोजिट नंबर्स हैं। चलिए अब हमें देखना है भाई इर्रेशनल नंबर। तो भाई इर्रेशनल नंबर को हम अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देखकर आए थे कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं आपके, वो सभी नंबर्स जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो सब आपके क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन आपका यहां पर ये नहीं पूछा जाएगा कि सर इर्रेशनल नंबर क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि भाई प्रूफ करो कि ये आपका एक इर्रेशनल नंबर है, प्रूफ करो। हम जानते हैं कि भाई ये इर्रेशनल नंबर है, लेकिन भाई साहब ने डिमांड कर दी कि नहीं मुझे तो यहां पर आप प्रूफ करके दिखाओ, मुझे नहीं पता, आप तो मुझे प्रूफ करके और लाके दिखाओ कि ये आपका एक क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो देखिए एग्जांपल से समझते हैं। प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। तो देखिए भाई इन क्वेश्चन को करने के सबके अपने अपने कंसेप्ट हैं। मैं अपना एक कंसेप्ट लगा रहा हूं, आपको आपके टीचर का बताया हुआ कंसेप्ट समझ में आ जाए तो आप वो लगा लें, मेरा कंसेप्ट समझ में आए तो मेरा लगा लें। सबसे आपको प्रूफ यही करना है, सबका कंक्लूजन यही लाके दिखाना है कि भाई √2 क्या है, आपका एक इर्रेशनल नंबर है। और इस पर बेस्ड भी ये भी एक इंपॉर्टेंट वो है आपका, एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, जो आपको इस पर भी एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जरूर से जरूर मिलेगा भाई। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो याद रखना है कि इन भाई साहब को हमें क्या प्रूफ करना है, इर्रेशनल प्रूफ करना है। तो इर्रेशनल प्रूफ करने से पहले इन भाई साहब को पहले हम क्या मान लेंगे भाई, रैशनल मानना पड़ेगा। और ये प्रूफ का फर्स्ट स्टेप है, हमें मानना पड़ेगा कि लेट √2 इज रैशनल। हमें मानना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा कि √2 क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। जब ये रैशनल नंबर है तो हमने कहा था कि रैशनल नंबर को हम किस में डिफाइन करते हैं, आपका
P अपॉन Q की फॉर्म में। और यहां पर हम जो लेंगे कि P एंड Q डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, ठीक है। हम यहां पर देखेंगे कि क्या है, P और Q में आपका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, मतलब आपका वो क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज फॉर्म होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आपका 2/3, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में है और दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहां पर हमें इस चीज को लेना है, और ये क्यों लिया वो अभी आपको बताया जाएगा। चलिए भाई, अब मैंने इसे मान लिया कि √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q, क्योंकि √2 को हमने क्या माना है, एक रैशनल नंबर माना है, और हम जानते हैं कि रैशनल नंबर को हम किस में डिफाइन करते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड को मैं क्या कर रहा हूं बेटा, स्क्वायर कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन Q का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा भाई, √2 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ध्यान रखना है। और ये क्यों आता है, क्योंकि √2 का स्क्वायर किया मैंने, और √2 जो होती है वो हाफ पावर को शो करती है, या फिर देखिए आपका 2 की पावर हाफ इंटू 2 की पावर हाफ, बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो 1+2 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा आपका 1। तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद यहां पर देखिए, इसे मैं लिख रहा हूं आपका यहां पर P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, मैं यहां पर इसे लिख रहा हूं P स्क्वायर Q स्क्वायर। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं बेटा, आपका Q स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो वो क्या आ जाएगी मेरी P स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां पर एक छोटी सी थ्योरम को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई नंबर A है, उसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं, और उस नंबर को किसी P नंबर से मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। कोई नंबर A है, उसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं, और उसको किसी P नंबर से मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं। तो जब ये A स्क्वायर P से डिविजिबल होगा, तो A जो होगा ना वो भी ऑल्सो डिविजिबल होगा, किससे, P से। देखिए A इज इक्वल टू, मैं 6 ले लेता हूं, 6 का स्क्वायर कर रहा हूं, और P को मैं आपका 2 मान लेता हूं, तो मैं 6 6 36 और ये 2, तो कितना हो जाएगा 18। तो जब A मैंने 6 लिया, P मैंने 2 लिया, तो A का स्क्वायर मतलब 36 किससे डिविजिबल है, हाफ से 2 से। तो A जो होगा, A कितना लिया था मैंने 6, वो भी तो डिविजिबल होगा P जो मैंने 2 लिया है, तो 2 3 6। तो इस कंसेप्ट का हम यहां पर क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं, देखो 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, देन 2 डिवाइड P ऑल्सो। जब आपका 2 जो है P स्क्वायर को डिविजिबल कर रहा है, तो मतलब आपका 2 P को भी डिवाइड करेगा, जो मैंने आपको यहां से क्या कर दिया है, बता दिया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, यहां पर देखिए P को मैंने 2 से डिवाइड किया। जब मैंने P को 2 से डिवाइड किया, तो मेरा यहां पर क्या आया, कंप्लीट नंबर n, जिसे क्या मान लिया मैंने, मान लिया कि क्या आया मेरा n, कंप्लीट डिविजिबल होने पर। जैसे 4 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 2 4 आ जाता है। तो यहां पर मैंने जब P को 2 से डिवाइड किया, तो मेरा कोई नंबर आया n, ये मैंने क्या कर लिया, यहां पर मान लिया, ठीक है। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, P की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा। तो देखिए इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूं, क्योंकि इसका हम काम यूज करने वाले हैं यहां पर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैं वहां पर क्या कर रहा हूं, मैंने आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी कि Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, P स्क्वायर बाय 2, P की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा Q स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से आपका आ जाएगा Q स्क्वायर, और 2n स्क्वायर को जब मैं सॉल्व करूंगा क्या आ जाएगा, 4n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 2 4, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2n स्क्वायर। और यहां से मैं आपके n स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं, जो क्या आ जाएगी Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से हमारे पास n स्क्वायर की वैल्यू आई भाई Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब सेम कंसेप्ट में यहां यूज करने वाला हूं कि अगर आपका 2 डिवाइड्स कर रहा है किसको, Q स्क्वायर को, देन जब आपका 2 डिवाइड्स कर रहा है Q स्क्वायर को, देन 2 डिवाइड Q ऑल्सो, इसको भी डिवाइड करेगा,
तो यहां से जब मैंने q को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास कोई कंप्लीट नंबर आया m, ये मैंने यहां पर क्या कर लिया, मान लिया। और यहां से मैंने क्या करा, q की वैल्यू कैलकुलेट की तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को m से तो क्या आ गई मेरी 2m आ गई। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं बेटा, p अपॉन q का क्या निकाल रहा हूं, रेशो निकाल रहा हूं। तो ये p की वैल्यू 2n थी और इसकी क्या है 2m थी। तो यहां पर देखो मैंने आपका स्टार्टिंग में बोला था कि p और q में क्या है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखो p और q की जब मैंने वैल्यू कैलकुलेट की 2n अपॉन 2m, तो यहां पर 2 क्या आ रहा है, मेरा कॉमन फैक्टर आ रहा है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन यहां पर जनरेट हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब मतभेद जनरेट हो गया। तो ये मतभेद जनरेट क्यों हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों जनरेट हुआ, क्यों, क्योंकि यहां पर हमने ये गलत असम्पशन किया था कि √2 क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। तो ये जो है आपका कॉन्ट्राडिक्शन से, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, तो हमने हमारा ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि हमने गलत अज्यूम किया था कि √2 जो है एक रैशनल नंबर है। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं आपका दिस कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, और वो रॉन्ग assumption क्या था हमारा, वो रॉन्ग assumption था दैट √2 इज रैशनल। अब भाई ये हमारी क्या हो गई, गलती हो गई, तो इस गलती को सुधार लेते हैं। तो इस गलती को हम यहां पर सुधारेंगे, तो हम लिख देते हैं भाई हैंस, तो इस गलती को सुधारते हुए हम लिख देते हैं कि भाई हैंस √2 इज इर्रेशनल। भाई हमने हमारी गलती सुधार ली और हमने कह दिया कि √2 क्या है, आपका एक इर्रेशनल नंबर है। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर इसका एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, जो इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए, एग्जांपल आप क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए, प्रूव दैट 2 प्लस √2 इज इर्रेशनल। आपको यहां पर प्रूफ करना है कि प्रूफ कीजिए दैट √2 प्लस √2 क्या है, आपका एक इर्रेशनल नंबर है। और हम जानते हैं भाई 2 हमारा एक रैशनल नंबर है और √2 हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब 2 में √2 की वैल्यू को ऐड करेंगे, तो आपका हमेशा क्या मिलेगा, एक इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहां पर आपका 2 प्लस √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, ये हम जानते हैं। लेकिन हमें यहां पर क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए भाई प्रूफ देख लेते हैं इन भाई साहब का भी। तो देखिए सॉल्यूशन में देखिए भाई, यहां पर सेम हम क्या अज्यूम करेंगे, पहले वापस कि भाई लेट 2 प्लस √2 इज रैशनल। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यही प्रूफ करना पड़ेगा कि 2 प्लस √2 क्या है, एक रैशनल है। जब ये 2 प्लस √2 एक रैशनल है तो इसे हम किसके बराबर लिख देंगे, P अपॉन Q के, क्योंकि हम जानते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम यहां पर वही कंसेप्ट लेंगे दैट P एंड Q डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब भाई यहां से मैं क्या करता हूं, √2 की वैल्यू निकाल लेता हूं, क्योंकि 2 भी रैशनल है और P बाई Q भी आपका क्या है, रैशनल है। तो यहां से √2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, P बाई Q में से 2 को माइनस कर दूंगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस का 2 था, इक्वल के उठ के उधर गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2। अब यहां पर एक चीज देखिए बेटा कि √2 अभी हम प्रीवियसली प्रूफ करके आए हैं क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। अभी जस्ट हम प्रीवियसली प्रूफ करके आए हैं कि √2 आपका क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। और देखिए P बाई Q क्या था आपका, एक रैशनल नंबर, और 2 भी क्या है आपका, एक रैशनल नंबर है। तो जब मैं एक रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर को माइनस करूंगा तो मुझे ऑब्वियस सी बात है रैशनल नंबर मिलेगा। जैसे देखिए 4 है,
4 में से मैंने 2 को माइनस किया तो मुझे मिला 2, तो 2 मेरा क्या है, एक रैशनल नंबर ही है। 4 भी मेरा एक रैशनल नंबर था, 2 भी मेरा एक रैशनल नंबर था, तो 2 भी मेरा क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। एज इट इज 2/3 में से माइनस कर दीजिए आप 1 को, ठीक है, 1 की बात करते हैं तो 1 को माइनस कर दीजिए, तो देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, आपका ये आ जाएगा -1/3, ठीक है, -1/3। तो -1/3 भी तो आपका क्या आ रहा है, एक रैशनल नंबर आ रहा है। इसलिए याद रखिए कि रैशनल नंबर मतलब रैशनल नंबर में से जब आप रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या मिलेगा आपको, रैशनल नंबर। तो ये हमारा क्या आ गया, एक रैशनल नंबर है। तो यहां पर देखिए इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के कभी भी बराबर हो सकता है, बट यहां आ रहा है। चलिए अब यहां पर मैं ले लेता हूं, मतलब कंसीडर कर लेता हूं कि आपका एलएचएस क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, और आरएचएस क्या है, आपका रैशनल नंबर है। तो मुझे बताओ जब एलएचएस आपका इर्रेशनल नंबर है और आरएचएस आपका रैशनल नंबर है, तो कभी भी रैशनल नंबर बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है, बोथ आर नॉट इक्वल, बोथ आर नॉट इक्वल, ठीक है, कभी भी रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। बट यहां मेरा क्या आ रहा है कि रैशनल बराबर रैशनल नंबर, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों जनरेट हुआ, ठीक है। यहां पर देखिए रैशनल नंबर किसके बराबर आ रहा है, रैशनल नंबर के, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि हमने यहां पर रॉन्ग अजम्पशन किया था कि 2 + √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो सेम वही दिस कॉन्ट्राडिक्शन is due to our wrong assumption that 2 + √2 is rational। भाई ये हमने जो रॉन्ग अजम्पशन किया था कि 2 + √2 एक रैशनल नंबर है, उसकी वजह से हमारा एक क्या जनरेट हुआ, एक कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट हुआ। तो यहां से इस गलती को सुधारते हम लिखेंगे कि हैंस 2 + √2 इज इर्रेशनल। क्या होगा जाएगा भाई, ये हमारा एक इर्रेशनल हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोनों, इस पे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं भाई, ये एमसीक्यूज है। पहला एमसीक्यूज है आपका कि फॉर सम इंटीजर n, कोई सम इंटीजर n है, मतलब द ऑड इंटीजर्स, उसमें भी आपके ऑड इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, तो मतलब आपके पास यहां पर 4 ऑप्शंस हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी फॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ आपके ऑड इंटीजर्स को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। चलिए भाई देखते हैं, पहले एन ले लेते हैं भाई। अब पहले तो हमें इंटीजर पता होना चाहिए भाई। इंटीजर क्या होता है, आपका नेगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर का सेट होता है। तो ये आपका 0, ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो पहले मैं एन ले रहा हूं, एन बराबर मैं क्या रख रहा हूं भाई, आपका 1 रख रहा हूं। तो जब मैं एन बराबर रख रहा हूं तो मुझे 1 ही मिल रहा है, तो ये तो मेरा क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, n बराबर -1 रख रहा हूं, तो मुझे नेगेटिव ऑड इंटीजर मिल रहा है, लेकिन मिल तो ऑड इंटीजर ही रहा है ना। चलिए अब मैं क्या रख रहा हूं, n बराबर 2 रख रहा हूं। तो जब मैं n बराबर 2 रख रहा हूं तो मुझे ऑड इंटीजर थोड़ी ना मिल रहा है, ये तो मेरा क्या है, इवन इंटीजर है, तो मतलब मेरी ये वाली फॉर्म तो नहीं होगी। सेकेंड फॉर्म ले लेते हैं भाई, यहां पर n + 1, ठीक है। अब यहां पर देखिए, पहले मैं n बराबर कितना रख देता हूं भाई, 1 रख देता हूं। तो जब मैं n बराबर 1 रखूंगा तो 1 + 1 कितना मिलेगा, 2, जो कि क्या है, मेरा एक इवन इंटीजर है, ऑड इंटीजर नहीं है। चलिए भाई अब मैं n बराबर 2 रख देता हूं, n बराबर 2 रख देता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1, तो ये कितना मिल रहा है भाई मुझे, 3। तो ये मेरा क्या है, एक ऑड इंटीजर है। लेकिन आपका हमेशा n जब आप उस फॉर्म में जब भी रखो, आपको क्या मिलना चाहिए, हमेशा एक ऑड इंटीजर ही मिलना चाहिए। लेकिन आपका स्टार्टिंग में ही आपको क्या मिल गया है, एक इवन इंटीजर मिल गया है, तो इसलिए आपकी ये वाली फॉर्म भी नहीं होगी। चलिए इसके बाद वाली फॉर्म पर चलते हैं, जो कि क्या है, हमारी 2n + 1 है। अब यहां पर मैं n बराबर कितना रखता हूं, आपका सबसे पहले -1 रख लेता हूं।
यहां मैं रख रहा हूं n बराबर माइनस ऑफ 1, तो 2 इंटू माइनस ऑफ 1 एंड हियर इज प्लस ऑफ 1, देन प्लस माइनस माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1, देन प्लस माइनस माइनस ऑफ 1। तो ये क्या है, मेरा एक नेगेटिव ऑड इंटीजर है। तो भाई नेगेटिव ऑड इंटीजर मिल गया पहली बार में। अब एक काम करते हैं अपन, n बराबर 1 चेक कर लेते हैं इस पर ही। तो ये मैंने 2 इंटू 1 प्लस कितना, प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस ऑफ 1, कितना मिला 3 मिला। तो भाई 3 मेरा क्या है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। आगे चलते भाई, अब n बराबर क्या रख लेता हूं भाई, मैं माइनस ऑफ 2 रख रहा हूं। अब तो यहां पर देखिए 2 इंटू माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1, देन 2 2 जा 4, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस ऑफ 1 प्लस माइनस माइनस ऑफ 3। तो ये मेरा क्या आ गया, आप एक नेगेटिव ऑड इंटीजर आ गया है। तो मतलब यहां पर देखिए, मैं चाहे आपकी नेगेटिव इंटीजर्स रख रहा हूं चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स रख रहा हूं, तो एवरी टाइम। और ऐसा सर जीरो का क्या, जीरो का भी तो बोलिए भाई, जीरो भी चेक कर लो भाई, किसी की इच्छा जीरो चेक करने की, तो मैं n बराबर 0 रख रहा हूं। तो 2 इंटू 0 प्लस ऑफ 1, तो कितना आ जाएगा 0 प्लस ऑफ 1, और यह क्या आ गया आपका 1, क्योंकि भाई 0 पर चेक नहीं करेंगे तो बच्चे बुरा मान जाएंगे। तो 1 भी क्या आ रहा है, 0 रखने पर भी आपका क्या आ रहा है, एक ऑड इंटीजर ही आ रहा है। तो इसलिए आपकी ये वाली फॉर्म जो होगी ऑड इंटीजर्स के लिए, वो बिल्कुल क्या होगी, सही होगी। चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 70 एंड 125 विच लीव द रिमाइंडर्स 5 एंड 8। ये बोल रहा है कि आपके पास यहां 4 नंबर्स हैं, इन 4 नंबर्स में से आपको क्या बताना है, ना लार्जेस्ट नंबर बताना है। तो भाई लार्जेस्ट नंबर की बात कर दी तो आप यहां पर क्या कैलकुलेट करोगे, HCF। तो याद रखना है, जहां आपके लार्जेस्ट या मैक्सिमम की बात कर दी जाए वहां आप HCF कैलकुलेट करोगे, और जहां पर आपकी लीस्ट या मिनिमम की बात की जाए वहां पर आप क्या कैलकुलेट करोगे, एलसीएम कैलकुलेट करोगे। तो ये बोल रहा है कि लार्जेस्ट नंबर बताना है जो इस 70 और 125 को जब डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर छोड़ेगा भाई 5 और 8। तो या तो ऑप्शन से देख लो भाई, 65 से मैंने 70 को डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर क्या छोड़ रहा है, 5। जब मैं 13 को इससे डिवाइड करूंगा तो 13 5 का कितना आया, 65। फिर क्या आ रहा है रिमाइंडर, तो सर यहां तो दोनों में 5 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है। तो फिर या तो फिर आप एक काम करो, ये 65 में 125 से भी और इसका 138 13 से भी करके देख लो, या तो आप इसे ऑप्शन से करके देख लो, या फिर बेसिक में आप इसका सबसे पहले क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपका आ जाए तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना होता है बेटा, जो रिमाइंडर है ना उसे माइनस कर दो। 70 माइनस 5 कितना आया आपका, 65। उसके बाद आपका 125 में से क्या कर दो बेटा, आप 8 को माइनस कर दो, कितना आया आपका 117। यही करना होगा सबसे पहले आपको। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि भाई लार्जेस्ट नंबर बताओ जो डिवाइड कर रहा है 125 और 70 या जो भी नंबर्स हैं, और क्या रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो पहले आप रिमाइंडर को उन नंबर्स में से क्या कर दो, माइनस कर दो। अब आपके पास नंबर क्या है, 65 और 117। अब इनके क्या कर दो बेटा, फैक्टर्स कैलकुलेट कर लो। तो ये क्या आया 5 इंटू 13, और ये कितना आया आपका 1। उसके बाद आपका जब 117 का करोगे तो क्या होएगा आपका भाई 3 इंटू 13, ठीक है। ठीक है, 3 3 जा 9, 13 9 जा 117, ठीक है, और ये इंटू आ गया 1। अब आपको क्या कैलकुलेट करना था बेटा, मैंने आपसे बोला है कि आप कैलकुलेट कीजिए लार्जेस्ट नंबर, मतलब HCF कैलकुलेट कीजिए, 70 और 125 का नहीं, 65 और 117 का। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो HCF क्या होता है बेटा, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो पहले तो कॉमन देखिए भाई, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 13। इसके बाद इनका एक्सपोनेंट देखिए, इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, इसका भी एक्सपोनेंट 1 है। तो मैंने आपसे कहा था भाई जिसका सबसे छोटा एक्सपोनेंट हो, पहले तो कॉमन देखो, डिजिट कॉमन देख लिया, उसके बाद जिसका एक्सपोनेंट छोटा हो उसे लेना। तो यहां तो दोनों के ही बराबर है, तो बस ये 13। तो इनका क्या आया, HCF 13। तो जब आप 13 को 65 और 117 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 और 8। आप चाहो तो इसको करके देख सकते हो, 13 5 जा 60, 13 इसको आप जब इससे डिवाइड करोगे 13 5 जा 65, तो 70 को जब आप किससे डिवाइड करोगे 13 से, तो 5 रिमाइंडर बचेगा। और जब 127 को आप 13 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना रिमाइंडर बचेगा, 8 बचेगा। चलिए यहां पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लीस्ट नंबर
द लीस्ट नंबर की बात हो गई यहां पर, तो यहां पर लीस्ट की बात हो गई, तो क्या कैलकुलेट करना है भाई, एलसीएम दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। तो मतलब इन चारों में से आपको वो नंबर बताना है जो 1 से लेकर 5 तक के डिजिट से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। चलिए भाई, तो इसके लिए एक काम कीजिए, सबसे पहले आप फैक्टर्स, पहले नंबर लिख लीजिए आप यहां पर भाई, 1 2 3 4 5, या तो पहले हर एक नंबर से हर एक डिजिट को डिवाइड करके देख लीजिए भाई कि हर एक नंबर से, तो वो ही आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो फिर आप एक काम कीजिए, फैक्टर्स कीजिए। 2 का फैक्टर क्या हो गया भाई, 2 into 1। 3 का फैक्टर क्या हो गया भाई आपका, 3 into 1। 4 का फैक्टर क्या हो गया भाई आपका, 2 into 1। और इसे क्या लिख सकता हूं भाई, 2 का एक्सपोनेंट 2 into 1। उसके बाद 5 का फैक्टर कर लीजिए, क्या आया भाई आपका, 5 into 1। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है भाई, एलसीएम कैलकुलेट करना है। एलसीएम करना है, एचसीएफ नहीं करना भाई, एलसीएम कैलकुलेट करना है। कहां से, 1 to 5 तक का, तो एलसीएम कैलकुलेट करना है आपको। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो कॉमन डिजिट देख लीजिए, कॉमन डिजिट देखने का काम कीजिए। तो भाई यहां पर देखिए 2 और 2 सिर्फ इन्हीं में कॉमन आ रहा है, बाकी कहीं और 2 कॉमन भी नहीं आ रहा। तो पहले कॉमन वाली डिजिट का देख लीजिए, क्योंकि हमारा 2 डिजिट्स में कॉमन आ रहा है। तो और फिर उसके बाद इसका एलसीएम के लिए कौन सा कंपोनेंट देखते हैं, बड़ा एक्सपोनेंट देखते हैं, कंपोनेंट नहीं बड़ा एक्सपोनेंट देखते हैं। तो देखिए यहां पर 2 का एक्सपोनेंट बड़ा 2 1 है, और यहां पर 2 का एक्सपोनेंट कितना है, 2 है। तो यहां से हम क्या ले लेंगे, 2 का एक्सपोनेंट 2। उसके बाद जो डिजिट आपके कॉमन नहीं आ रहे उन सबको एलसीएम में लिख दो। तो यहां पर देखिए 3 और किसी में कॉमन नहीं आ रहा, 5 किसी और में कॉमन नहीं आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो आपका इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन बी 60 जो होगा वो आपका 1 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 60 को जब आप 1 से डिविजिबल करोगे तो कितना आएगा 60, 2 से डिविजिबल करोगे तो कितना आएगा 30, 3 से डिविजिबल करोगे तो कितना आएगा 20, 4 से डिविजिबल करोगे तो कितना आएगा आपका 15, और जब 15 से डिविजिबल 5 से डिविजिबल करोगे तो कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, तो आपका जो 60 नंबर है वो 1 2 3 4 और 5 सबसे क्या है, डिविजिबल है। चलिए आगे चलते हैं। यह आपके असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। पहला है आपका असर्शन के, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 308। तो आपका कंसेप्ट मैंने बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे, मान लीजिए कोई 2 नंबर हैं, उनका आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाला, तो आप उन दोनों नंबरों के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर लीजिए और उन दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो देखिए यहां पर एचसीएफ कितना दे रखा है, 18। एलसीएम बोल रहा है कि आपका एचसीएफ अगर 18 है और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 3042 है, तो उनका एलसीएम क्या 169 होगा। तो यहां पर इनका प्रोडक्ट दे रखा है 3042। तो जब आप इसका एलसीएम कैलकुलेट करोगे, तो एलसीएम जब आप 3042 को किससे डिविजिबल करोगे, 8 से, तो भाई एलसीएम आपका 169 ही आएगा। आप चाहो तो इसे चेक करके देख लेना। तो यस, हमारा असर्शन क्या है, ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद आपका रीजन बोल रहा है, इस असर्शन के लिए रीजन बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसकी इच्छा है पॉजिटिव इंटीजर्स लेने की। द एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो उनका जो एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो नंबर्स के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। यहां हम देखकर भी आए हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर जिनका आपने क्या किया है, एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट किया है। तो यस, हमारा रीजन भी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो पहला देखिए, हमारा असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का, क्योंकि रीजन वाले कंसेप्ट का ही यूज हमने एलसीएम निकालने के लिए किया है, किसके अंदर, असर्शन के अंदर। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही और सही होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं कि असर्शन, अब हमारा फिर असर्शन दे दिया इसने कि 12 का एक्सपोनेंट एंड विद द 0 डिजिट। इसके लिए भाई मैंने आपको अभी प्रीवियसली एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया था कि कोई भी डिजिट आपका एंड
विद 0 डिजिट हो रहा है, मतलब या जो भी जैसे आप जिस भी नंबर का एक्सपोनेंट n है उसे सॉल्व करते हो तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आना चाहिए, 0। तो इसके लिए मैंने बताया था कि आपके फैक्टर्स क्या होने चाहिए, उसके अंदर फैक्टर होने चाहिए 2 into 5 की फॉर्म में। अगर आपके 2 into 5 की फॉर्म में फैक्टर नहीं है तो उस नंबर के आप कितनी है एक्सपोनेंट को सॉल्व कर लीजिए, वो कभी आपका एंड विद 0 डिजिट नहीं होगा। तो इसलिए इसने पूछा है कि 12 की पावर और 12 का एक्सपोनेंट एंड विद द डिजिट 0 वेयर एन इज एनी नेचुरल नंबर। तो देखिए यहां पर मैं जब 12 के फैक्टर्स करूंगा तो वो क्या आएंगे मेरे, 2 की पावर 2 और इंटू 3 का होल एन। तो देखिए यहां पर हमारे फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 और 3 आ रहे हैं। तो मतलब कभी भी आपका 2 का एक्सपोनेंट एन एंड नहीं हुआ किससे, विद 0 डिजिट। तो मतलब हमारा असर्शन तो क्या है, फॉल्स है। इसके बाद रीजन पे आ जाइए, एनी नंबर एंड्स विद 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टर इज ऑफ द फ्रॉम 2 का एक्सपोनेंट m इंटू 5 का एक्सपोनेंट n। जो अभी मैंने आपको बताया, तो रीजन में ये बोल रहा है कि कोई भी नंबर एंड होगा विद 0 डिजिट से जब उसके प्राइम फैक्टर्स जो होंगे ना वो किसकी फॉर्म में होंगे, 2 का एक्सपोनेंट m इंटू 5 का एक्सपोनेंट m। मतलब ये बोल रहा है अगर 2 का एक्सपोनेंट हम मान लो 2 ले लेते हैं और 5 का 1 ले लेते हैं तो भाई 2 2 4 और 4 5 भी तो 20 होता है। तो ये क्या होगा, अगर हम मान लो 2 का एक्सपोनेंट 1 और 5 का एक्सपोनेंट 2 ले लेते हैं तो 25 5 25 2 50, तो भी किससे एंड हो रहा है, विद 0 डिजिट। तो मतलब रीजन हमारा क्या है, ट्रू है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन डी के अंदर के असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, किसका, इस एग्जाम्पल का। चलिए अब यहां पर देखिए भाई, यहां पर भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट थिंग ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई देखिए आपके एग्जाम्स आ चुके हैं, ठीक है, पढ़ाई आप लोग सब कर चुके हैं भाई, रियल नंबर्स पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री सब पढ़ चुके हैं। अब आप पढ़ तो चुके हैं, लेकिन जब अभी आपने टर्म 1 दिए होंगे तो वहां पर आपको क्वेश्चंस थोड़े अलग ही दिखाई दिए होंगे। भाई वो क्वेश्चन अलग नहीं थे, वो आपने जो पढ़कर आए हो ना उसका बिल्कुल मतलब उन्हीं को कंबाइन करके आपका 4-5 चीजें, भाई अलग अलग क्वेश्चन देने की जगह 4-5 चीजें एक ही क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो बच्चा सोचता है कि सर ये तो कभी पढ़ाया नहीं गया, भाई पढ़ाया सब गया है आपको, बस वहां क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होता है। तो बच्चे के दिमाग में रहता है भाई मैं कहां से ऐसा कौन सा सोर्स ढूंढूं जहां से मैं अच्छे से तैयारी कर सकूं। तो उसके लिए करियर पॉइंट आपके लिए लेकर आया है सीबीएसई चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। सीबीएसई वो भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब का, चैप्टर वाइज। क्योंकि आपने मान लो एक चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, अभी आपने सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ पाए, अब आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप क्या करोगे, मार्केट से सैंपल पेपर लेकर आओगे, तो वहां सैंपल पेपर में क्या होता है, कंबाइंड पूरे बुक के चैप्टर्स मिलते हैं। तो भाई एक ही मिलेगा, दूसरा ढूंढोगे, पेज पलटर होगे। तो उस समस्या को भी दूर करने के लिए हम आपके लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं, जिसमें लास्ट ईयर के 10 ईयर सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। तो आपको चैप्टर वाइज का यह फायदा होगा कि आपने एक चैप्टर पढ़ लिया तो उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनते होंगे ना, जैसे जैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए होंगे वो सब आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। तो वो हमने अवेलेबल करवाई है आपकी साइंस की, सोशल साइंस की और मैथमेटिक्स की। जिसको भी इसे परचेस करना है उसको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ गया है, तो आप वहां जाएं, उसे परचेस करें और अपनी जो प्रिपरेशन है ना उसे और भी अच्छा करें, ठीक है। क्योंकि पढ़ चुके हैं, अब आपके रिवीजन का टाइम है, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने का टाइम है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां लिंक पर जाकर इन तीनों बुक्स को वहां पर जाके क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन को क्या करेंगे, काफी ज्यादा बूस्ट अप करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।